हम लोग अध्याय है विद्युत धारा एवं परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज इस क्लास में प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसके बारे में अध्ययन करना है। इससे पहले जो पहले वाले क्लास था उसमें आप लोगों को जो विद्युत परिपथ है जो बनता है उसमें से कुछ कंपोनेंट है, जो घटक है, जो उसके अवयव है, उसके बारे में बताया गया था। उसमें आप लोगों को उसका जो रेखा चित्र है उसको भी बताया गया था। उसमें से कुछ जो कंपोनेंट है, जो अवयव है, उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। उसमें आपको एक बताया गया था वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर है जिसका उपयोग हम विद्युत परिपथ में करते हैं। ठीक है, ये उसका धनावेश भाग है और ये उसका ऋणावेशित भाग है। इसका जो प्रतिरोध है वो अधिक होता है। ठीक है, दूसरा उसमें एम्पियर है, जो धारा मापी यंत्र जिसको कहा गया था, ये वोल्ट मीटर है, विभव उसका मापते हैं, वोल्ट मापने का। और ये धारा मापी यंत्र है, इसका एक धन भाग है और ये ऋणावेश का भाग है। ये इसका जो प्रतिरोध है वो कम होता है। उसके बाद दूसरा चीज आपको बताया गया था, जो सब लोग देखे होंगे, ये प्रतिरोध है जिसको प्रतिरोध रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये धारा का प्रतिरोध करता है। ठीक, इसको प्रतिरोध बोलते हैं, इसको आप लोग देखे होंगे, ये प्रतिरोध। उसी में एक प्रतिवर्ती जो प्रतिरोध आपको बताया गया था, या जिसको आप रेगुलेटर जी बोलते हैं। यदि कोई विद्युत पंखा है उसको चलाते हैं तो उसका स्पीड है कम ज़्यादा करने के लिए, वो उसी प्रकार धारा का जो नियंत्रक होता है वो प्रतिवर्ती जो प्रतिरोध है उसको ये प्रतिवर्तित करता है, ये प्रतिवर्ती प्रतिरोध। ठीक, इसी में फ्यूज जो बताया गया था, आप अपने घर में एक फ्यूज का उपयोग करते हैं। ठीक, वैसे ही टीवी है और एक कई प्रकार के जो उपकरण है जिसमें इस प्रकार का फ्यूज का उपयोग करते हैं। उसमें आपको की भी बताया गया था, ये सब लोग इससे परिचित है, पर भी से अपने क्लास में इसको आपको बताना था, उसमें की है। ठीक, अब हम अपने क्लास में आते हैं। जैसे इसमें देखते हैं धारा, प्रतिरोध व चालकता। धारा, प्रतिरोध व चालकता में आप सब लोग देखे होंगे कि प्रायः घरों में कहीं कहीं मोटे वायर का और कहीं कहीं पतले वायर का उपयोग किया जाता है। तो मोटे वायर और पतले वायर का उपयोग करते हैं, इसमें मन में एक बात आता है, ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, मोटे वायर और पतले वायर का उपयोग क्यों करते हैं? या हम एक सोचते हैं कि इसमें जो विभवांतर है वही वहाँ पर एक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वहाँ पर वायर भी एक महत्वपूर्ण भाग होता है। क्योंकि दो समान मोटाई के वायर जब लेते हैं, दो समान मोटाई के वायर है, तो इसमें आपको यहाँ पर एक छोटे वायर, एक बड़ा वायर दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखेंगे छोटे वायर, दो समान मोटाई के जो वायर, उसमें छोटे वायर की अपेक्षा बड़े वायर की जो प्रतिरोधकता है वो अधिक होती है, यानी वो जो धारा, विद्युत धारा है, उसका प्रतिरोध करता है। इसी प्रकार दो समान लंबाई के एक मोटे वायर, एक पतले वायर लेते हैं, तो वहां पर आपको ये पता चलता है ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर ये है कि जो मोटे वायर है उसकी अपेक्षा पतले वायर की प्रतिरोधकता अधिक है। इसी कारण से अपने घरेलू जो परिपथ है या कहीं भी जो परिपथ बनता है उसमें जो संधि तार होता है या संयोजी तार जिसको बोलते हैं, उसमें कहीं कहीं मोटे वायर का और कहीं कहीं पतले वायर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें एक बात और आप लोगों को बताया जा रहा है कि धातु जो है का वायर जो बनता है और एक अधातु का जो मिश्र धातु का जो वायर बनता है। तो अधातु का जो वायर है तो विद्युत रोधी होता है, और धातु का जो वायर है और एक मिश्र धातु है, ये इसकी जो प्रतिरोधकता है वो काफी कम होती है। इसलिए धारावाही या धारामापी जो यंत्र होता है या विद्युत जो परिपथ होता है उसमें इसका उपयोग अधिक करते हैं। शुद्ध धातु का जो वायर है या शुद्ध धातु जो होता है वो ताप के साथ उसमें परिवर्तन नहीं होता, यानी ताप जैसे ही बढ़ता है उस ताप क्या हो जाता है, वो भी बढ़ता है। इसी प्रकार जो नाइक्रोम धातु है, ये नाइक्रोम धातु है, ये ताप के साथ परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, इसमें देखेंगे ये नाइक्रोम जो धातु का बना है, आप विद्युत हीटर में इसका उपयोग करते हैं। जो विद्युत हीटर में जैसे ही इसमें विद्युत उष्मा के कारण ये बहुत तापमान, इसका जो ताप है वो बढ़ जाता है। ठीक, तो ये नाइक्रोम धातु का बना है। इसी प्रकार विद्युत जो बल्ब है उसके अंदर का जो फिलामेंट लगा रहता है वो नाइक्रोम का और टंगस्टन धातु का बना है। और टंगस्टन जो धातु है उसकी जो प्रतिरोधकता है
और उसकी जो गलनांक है वो उच्च होता है। ठीक, इसीलिए उसका उपयोग विद्युत बल्ब में करते हैं। आप जो संयोजी वायर होता है जिसको विद्युत परिपथ के लिए उपयोग करते हैं, उसमें प्रायः सिल्वर का या कॉपर धातु का उपयोग किया जाता है वायर बनाने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने जो संयोजन होता है प्रतिरोधों का जो संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसको तो इसमें ये दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पर हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में आज की क्लास में। ठीक है, तो जैसा हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, जो विद्युत धारा है उसके प्रवाह के लिए एक पूर्ण परिपथ बनाने हैं, तो उसके लिए आपको पूर्ण परिपथ बनाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक संयोजी वायर की जरूरत होगी, वहां पर विद्युत बल्ब होगा, फ्यूज होगा, तो एक परिपथ बनता है। ऐसे ही आपको एक थोड़ा सा परिपथ के बारे में बताया जा रहा है, जैसे एक श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है, ठीक है, पूर्ण परिपथ बनाने के लिए। तो इसमें श्रेणी क्रम जो संयोजन है होता क्या है, इसमें यदि जो प्रतिरोध होता है यानी उसको धारा को नियंत्रित करने के लिए, यानी विद्युत धारा है उसको नियंत्रित करने के लिए एक से अधिक प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो उससे एक संयोजन बनता है। तो यहाँ पर जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें 3 विद्युत सेल को लिया गया है। ठीक, ये विद्युत सेल है जिसका एक आवेशित भाग है और ये ऋण आवेशित है, धनावेशित, ऋण आवेशित, धनावेशित। वहां पर एक की लगाया गया है, एक अमीटर लगाया गया है या एम्पियर जिसको बोलते हैं, इसका ऋण आवेश भाग है, धनावेश भाग है। वहां पर तीन से अधिक भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाया गया है प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2, प्रतिरोध 3, R1, R2, R3। और पूरे प्रतिरोध के लिए यदि समान I जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो पूरे प्रतिरोध के लिए उसका तुल्य परिणामी प्रतिरोध R होता है। ठीक है, यहाँ पर समांतर क्रम में वोल्टमीटर जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम संयोजन में जो वोल्टमीटर है वो समांतर क्रम पर है, तो V1 R1 में, V2 R2 में, V3 R3 में, यानी जो R है ये प्रतिरोध है, V वोल्ट है और A एम्पियर है और I धारा। ठीक है, यहाँ पर संयोजन के लिए एक बात है कि जैसे ही इसमें R1, R2 और R3 है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए उसका जो विभवांतर है अलग अलग होता है और उसमें एक समान I धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर हम प्रत्येक प्रतिरोध के लिए जो अलग अलग विभवांतर है इसके लिए देखते हैं। प्रतिरोध R के लिए, जो प्रतिरोध R1 के लिए जो विभवांतर है, प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर क्या है, V1 है। ठीक, इसी प्रकार प्रतिरोध R2 है, उसके लिए विभवांतर V2 है। इसी प्रकार प्रतिरोध R3 के लिए विभवांतर V3 है। ठीक है, तो इससे पहले जो क्लास था उसमें ओम का एक नियम है, तो ओम के नियम में होता है V बराबर IR, अर्थात विभवांतर बराबर धारा और उसका जो इंटू प्रतिरोध। ठीक है, तो इसके अनुसार ये हमारा पहला समीकरण बनता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सभी प्रतिरोध में ओम के नियम अनुसार होगा, जो ओम के नियम है उसके अनुसार V बराबर क्या होगा, यहाँ पर IR है, इसलिए V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3 होगा। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट समीकरण बनता है। यहाँ पर एक चीज और देखना है, श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उस श्रेणी क्रम संयोजन में जो विभवांतर है वो कुल विभवांतर है वो जो सभी प्रतिरोध है उसका योग होता है या जोड़ होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर होगा V बराबर V1 धन V2 धन V3 होगा, ये समीकरण 2 है। अब ऊपर दिए गए जो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण जो 2 है, उस पर रखने पर ये आ जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखने पर ये होगा
IR, यानी जो हमारा V का मान है IR, V1 का मान है IR1 धन IR2 धन IR3। ठीक है, अब यहाँ सभी प्रतिरोधों में एक समान I धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए इसका तुल्य या परिणामी प्रतिरोध होगा R1, R बराबर R1 धन R2 धन R3 हो जाएगा। ये इसलिए हुआ कि सभी जो प्रतिरोध है उसमें एक समान धारा I धारा जो प्रवाहित हो रही है, इसलिए उसका तुल्य या परिणामी प्रतिरोध होगा R, यानी R1, R2 और R3। ठीक है, यही हमको हल करना था। इसमें आप लोग देखे होंगे कि एम्पियर है वो श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम मतलब एक के बाद एक है, लेकिन वोल्टमीटर वो समांतर क्रम में संयोजित है, प्रत्येक प्रतिरोध के समांतर क्रम में है। तो ये जो एम्पियर है वो श्रेणी क्रम में इसलिए संयोजित किया गया है क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है वो कम होता है और इसलिए इसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, और इसका जो प्रतिरोध है वो अधिक होता है, इसलिए अलग अलग प्रतिरोध के लिए इसको वोल्टमीटर को समांतर क्रम में संयोजित किया गया और समांतर क्रम में ये संयोजित है यहाँ पर। अब हमको इसी के आधार पर एक सवाल हल करना है। मान लीजिए तो यदि क्वेश्चन आता है कि मान लो 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। प्रश्न आता है 2 ओम, ये ओम का नियम के लिए ये प्रतिरोध का जो SI मात्रक है वो ओम है, ओम के नियम अनुसार। तो 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम ये श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका हल में आप लोग लिख सकते हैं कि जो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के लिए R बराबर R1 धन R2 धन R3 होता है। तो इसमें मान रखने के लिए R1 के लिए 2 ओम धन 3 ओम धन 5 ओम, तो उस परिपथ में उसका जो तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध होगा तो 5 3 8 तो 10 होगा, यानी ये 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि परिपथ बना हुआ सवाल आता है आपके लिए श्रेणी क्रम में, यदि परिपथ बना हुआ सवाल आता है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बिंदु A, ठीक है, ये बिंदु A है, बिंदु A से बिंदु B तक, यानी ये हम बना देते हैं बिंदु B में, बिंदु A से बिंदु B तक। मान लीजिए यहां पर प्रतिरोध 4 ओम और यहां पर प्रतिरोध 8 ओम का लगा हुआ है, तो उसके लिए आपको एक तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये संयोजन आपको श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, मान लो ये संयोजन यदि नीचे हो जाता है तो ये समांतर क्रम संयोजन है, इस प्रतिरोध में ये श्रेणी क्रम संयोजन है। एक प्रतिरोध यहां भी लगा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का हल होगा कि तुल्य प्रतिरोध में R1 आ जाएगा। मान लीजिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो R1 धन R2। ठीक है, तो इसमें R1 के लिए मान दिया है 4 ओम, R2 के लिए मान दिया गया है 8 ओम, तो यहां पर होगा 4 ओम धन 8 ओम, ये हो जाएगा आपका 12 ओम। ठीक है, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो 12 ओम के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें यदि किसी को डाउट होगा तो उसमें आप प्रश्न कर सकते हैं अपना माइक ऑन करके।